नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। एज एन इन्वेस्टर एक सवाल हमारे सामने बार बार आता है कि किसी भी स्टॉक को कब बेचना चाहिए। यूं तो किसी भी स्टॉक से एग्जिट लेने के बहुत से रीजन हो सकते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है किसी भी एक स्टॉक को बेचना फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक स्टॉक से एग्जिट लेकर के किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना जो यहां से हमारे पुराने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है। एक बात तो ध्यान रखिए, जिस स्टॉक में भी इन्वेस्ट करेंगे ज्यादातर सभी स्टॉक्स में ऊपर जाने का पोटेंशियल होता है। डिफरेंस होता है सिर्फ रेट ऑफ ग्रोथ का। किसी भी स्टॉक से अगर हम एग्जिट लेते हैं और उसको किसी नए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस नई कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा प्रोवाइड कर सके, यानी कि ज्यादा जल्दी वो मल्टीप्लाई हो सके। अगर हम इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट कर सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है एक स्टॉक को बेच करके दूसरे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने का। आज मैं ऐसा ही एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। इससे आपको ये समझने में हेल्प होगी कि कैसे ये मुश्किल डिसीजन लिया जाता है किसी भी स्टॉक को बेचने का, और कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे हम थोड़ा बहुत ये डिसीजन ले सकते हैं कि इस स्टॉक में अब एग्जिट का टाइम आ गया है और हम किसी नई बेटर अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने अगर किसी कंपनी को बेचा इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है ये किसी तरह की रिकमेंडेशन है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। दूसरी बात, कोई भी बाय या सेल का डिसीजन हमेशा अपनी रिसर्च के बाद या प्रोफेशनल एडवाइस के बाद ही लेना चाहिए। किसी भी स्टॉक को खरीदने और बेचने का डिसीजन बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है। इसके लिए आपको अपनी रिसर्च करना और अपने रीजंस को पूरी तरीके से वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की भी कही सुनी बातों पे कोई भी इन्वेस्टमेंट या सेलिंग का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड की। टाइम टेक्नोप्लास्ट में जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो इसके प्रूफ्स भी आपके साथ शेयर किए थे। मल्टीबैगर वर्कशॉप में इस पूरी इंडस्ट्री को एज अ केस स्टडी मैंने डिस्कस भी किया था और वहां पे बताया था जब भी मैंने इन्वेस्ट करा था। साथ ही साथ यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो बनाया था जब ये स्टॉक करीब 3 गुना मल्टीप्लाई हुआ था। फाइनली क्या मेरी एवरेज बाइंग प्राइस थी, किस प्राइस पे मैंने एग्जिट करा है, किस तरीके से मैंने इसमें प्रॉफिट्स बुक करे, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली ये कंपनी प्लास्टिक इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। अगर हम प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करें तो 2024 से 30 तक करीब 3.8% के सीएजीआर से ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इसमें इंक्रीजिंग डिमांड है लाइट वेट एंड ड्यूरेबल प्लास्टिक्स की अलग अलग इंडस्ट्रीज में, स्पेशली पैकेजिंग, ऑटोमोटिव और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। और भारत में 40% से ज्यादा पैकेजिंग नीड्स प्लास्टिक से ही पूरी की जाती हैं। और जैसे जैसे कंजम्पशन में ग्रोथ होगी वैसे वैसे इस इंडस्ट्री की भी ग्रोथ आगे बढ़ती रहेगी। ग्लोबल पैकेजिंग इंडस्ट्री 23 से 28 तक करीब 4% के सीएजीआर से ग्रो करेगी, ड्रिवन बाय फेवरेबल कंज्यूमर ट्रेंड, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री एडवांसमेंट्स। भारत में पैकेजिंग इंडस्ट्री का आउटलुक काफी पॉजिटिव है और इसमें मेन फैक्टर्स हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स, यानी कि जैसे जैसे वो इनकम बढ़ती है जिसको हम अपने पर्सनल खर्चों में ले सकते हैं। साथ ही साथ एक्सपेंशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से तो हम सब जानते हैं क्योंकि सामान ई कॉमर्स के सेलर से लेके हमारे घर तक पहुंचना होता है तो वहां पे पैकेजिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी जैसे कि मेक इन इंडिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी सब स्ट्रीमलाइन करेंगे सप्लाई चेन्स को और इस डिमांड को बूस्ट करेंगे। भारत में पैकेजिंग इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है कि 25 तक $204 बिलियन को क्रॉस करेगी और 20 से 25 के बीच में इसका सीएजीआर अप्रोक्सीमेटली 26.7% रहेगा। मेन इंडस्ट्रीज जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है वो है फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, हेल्थ केयर सेक्टर्स। ये किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं। भारत दुनिया का 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है और 3rd एशिया में है और हमारी करीब 7% जीडीपी केमिकल सेक्टर से आती है। राइजिंग डिमांड है इंडस्ट्रीज में जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, पर्सनल केयर, होम केयर में, जो कि स्पेशलिटी केमिकल मार्केट को काफी ज्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करता है। अब टाइम टेक्नोप्लास्ट जैसी कंपनीज केमिकल सेगमेंट में इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं और टाइम टेक्नोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो करीब 41% इनका रेवेन्यू इसी सेगमेंट से जनरेट होता है। फिर आते हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट्स। मोबाइल सीएनजी स्टेशंस होते हैं जो कि डिप्लॉय कहीं भी किए जा सकते हैं रिफ्यूलिंग के लिए और ये कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं मार्केट सीडिंग के लिए। करंटली भारत में करीब 6200 सीएनजी स्टेशंस हैं जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 2200 स्टेशंस प्रोजेक्टेड हैं कि वो मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी या जैसे जैसे ये शिफ्ट होगा और जितना भी ये शिफ्ट होगा और जितनी भी इस सेक्टर में ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी तो वहां टाइम टेक्नोप्लास्ट जैसी कंपनीज को काफी कैपिटलाइज करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इस एक्सपैंडिंग मार्केट के लिए, क्योंकि वहां पे कंपोजिट सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी जो कि टाइम टेक्नोप्लास्ट की एक मेन प्रोडक्ट है। फिर एक्सपैंडिंग सीबीजी
इनिशिएटिव्स भी हैं। सीबीजी का सिंपल सा मतलब होता है कंप्रेस्ड बायोगैस। इसके अलावा गैस जनरेटर्स जो कि टेलीकॉम टावर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उनकी वर्किंग स्मूथली चलती रहे, वहां पे भी इस इंडस्ट्री को और टाइम टेक्नोप्लास्ट जैसी कंपनीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इस सेक्टर में और इस मार्केट में जितनी भी ग्रोथ होती है तो वहां पे स्पेशलाइज्ड स्टोरेज सॉल्यूशंस की भी बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जो कि पूरी की जाती है कंपोजिट सिलेंडर्स द्वारा, जो कि सेफ और एफिशिएंट गैस स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ रिलायबल ऑपरेशंस जो पूरे इस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं उसको इंश्योर करने में मदद करते हैं, और अलग अलग ज्योग्राफिकल लैंडस्केप्स में भी इन सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि वो माउंटेन्स हो सकते हैं, हिली एरियाज हो सकते हैं, वो प्लेन्स हो सकते हैं, डेजर्ट्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के टेम्परेचर में, किसी भी तरह के वेदर में, किसी भी तरह के टेरेन में इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो भारत में एलएनजी पावर ट्रक सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पे भी इस तरह की कंपनीज को काफी बढ़ावा मिलता है, जैसे कि टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और ब्लू एनर्जी। ये कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी एलएनजी पावर ट्रक्स को इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं। इन्होंने टारगेट किया है माइनिंग और लॉजिस्टिक्स को, जिससे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस पूरे देश में प्रमोट होते हैं। अब जैसे जैसे शिफ्ट होगा एलएनजी पावर ट्रक्स में, तो वहां पे अगेन स्पेशलाइज्ड स्टोरेज सॉल्यूशंस की डिमांड बढ़ती है, जहां पे टाइम टेक्नोप्लास्ट जैसी कंपनीज का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं टाइम टेक्नोप्लास्ट की इतनी बातें करूं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी भी तरह की कोई आपको रिकमेंडेशन या एडवाइस दे रहा हूं या कोई टिप दे रहा हूं। मैं आपको साफ बता चुका हूं, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि मैं इस स्टॉक में से एग्जिट ले चुका हूं। आज के इस वीडियो का सारा पर्पस है आपको यह बताना कि किस तरीके से मैं इन इंडस्ट्रीज को, इन सेक्टर्स को स्टडी करता हूं, किस तरीके से मैं कंपनी को, किस तरीके से मैं किसी एक कंपनी की ग्रोथ को बाकी कंपनीज, बाकी इंडस्ट्रीज के साथ एक्सट्रापोलेट करके, ओवरलैप करके इस बात का डिसीजन लेने की कोशिश करता हूं कि जिस तरीके से इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा, जिस कंपनी में भी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, जहां जहां इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा वहां वहां इसकी पेनिट्रेशन कितनी है, उन इंडस्ट्रीज की ऑर्गेनिक ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है। अगर उन इंडस्ट्रीज में, यानी कि टारगेट इंडस्ट्रीज में किसी भी तरह की कोई शिफ्ट है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है, प्रोडक्ट शिफ्ट है, या किसी भी तरीके से एक ऐसी शिफ्ट है जो कंज्यूमर को अफेक्ट कर सकती है, तो उन बातों को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी हम अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाते हैं। पर्टिकुलर इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी डोमिनेंट मार्केट पोजीशन होल्ड करती है, जिसमें 60% मार्केट शेयर है इनका इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में, और भारत की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लार्ज साइज प्लास्टिक ड्रम्स में। भारत में ये पहली कंपनी थी जिसने टाइप 4 कंपोजिट सिलेंडर्स एलपीजी और सीएनजी के लिए लॉन्च किए थे। सेकंड लार्जेस्ट कंपोजिट सिलेंडर मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया में, और एमओएक्स फिल्म मैन्युफैक्चरर है भारत में। कंपनी जिन 11 कंट्रीज में ऑपरेट करती है उसमें से 9 कंट्रीज में ये मार्केट लीडर पोजीशन एंजॉय करती है, और साथ ही साथ भारत में एक मेजर प्लेयर है एचडीपीई पाइप्स में भी। इसके अलावा इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स यानी कि आईबीसीज को लॉन्च करने वाली ये पहली कंपनी थी, और पूरी दुनिया में आज भी ये थर्ड लार्जेस्ट आईबीसी मैन्युफैक्चरर है। अभी तक तो हमने अलग अलग एंड यूजर इंडस्ट्रीज देखी। अब अगर इस सारी इंफॉर्मेशन को हम समराइज करें तो कुछ मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो कि इस पूरे सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें है सबसे पहला शिफ्ट फ्रॉम मेटल टू पॉलीमर पैकेजिंग, यानी कि जो मेटल के कंटेनर्स और मेटल पैकेजिंग यूज होती थी उससे शिफ्ट होकर अब हम पॉलीमर पैकेजिंग की तरफ जा रहे हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है टेक्निकल और ऑपरेशनल एडवांटेजेस, और साथ ही साथ लो कॉस्ट जो कि पॉलीमर पैकेजिंग हमें प्रोवाइड करती है। आईबीसीज की तरफ भी एक क्लियर कट शिफ्ट है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स, जहां से स्पेशलाइज्ड स्टोरेज सॉल्यूशन और ड्यूरेबल स्टोरेज सॉल्यूशंस की डिमांड इंक्रीज होती है। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं जो कि ईस्ट की तरफ यानी कि भारत की तरफ भी काफी ज्यादा देख रही हैं लो कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए। इससे डिमांड बढ़ती है इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग फैसिलिटीज। जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है उतना ही ज्यादा उस प्रोडक्ट को स्मार्टली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, सेफली हैंडल करने की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। साथ ही साथ बल्क ट्रांसपोर्टेशन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जिसमें हमें कॉस्ट्स को भी कम करना होता है और सेफली उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस तरह के प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसमें कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें सबसे पहला तो आईबीसी आता है, फिर कंपोजिट सिलेंडर और एमओएक्स फिल्म्स आती हैं, जिनकी ग्रोथ, इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की ग्रोथ FY22 से लेकर 24 तक 69% रही है। इसके अलावा जो बाकी भी इनके रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी 29% की ग्रोथ रही है और 28% की इंक्रीज रही है करीब वॉल्यूम्स में। अगर हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज देखें तो डोमेस्टिक सेल से 63% और एक्सपोर्ट से 37% इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इनके मेजर क्लाइंट्स में आते हैं गोदरेज, एल&टी, इंडियन ऑयल, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, कारगिल, पिडिलाइट, टाटा मोटर्स, वॉल्वो, विप्रो और इस तरह की और कंपनीज। अब यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है, जब मैंने इस स्टॉक को बेचा था उससे जस्ट पहले मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास उस समय करीब 1000 शेयर्स की होल्डिंग थी। एवरेज मेरी बाइंग थी 76.9
6.9 रुपीज़ की, और 2,42,212 का एक रियलाइज प्रॉफिट है। मैं बीच बीच में इसमें से प्रॉफिट बुक करता रहा हूं, बट उस दिन जिस समय स्क्रीनशॉट लिया था मैंने 426% का इंक्रीज, यानी कि करीब करीब 5.25 गुना ये स्टॉक मेरी ओरिजिनल परचेज से मल्टीप्लाई हो चुका था। फाइनली जब मैंने इसको सेल किया, द डेट वाज 14 अक्टूबर 2024, मैंने जो 1000 शेयर्स मेरे पास थे उनको सेल करा था, 411 रुपए पे मैंने इसको सेल करा था। और ये स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया है, ये मैंने लिया है 17 अक्टूबर को, जिस समय इसकी प्राइस करीब 457 है। तो मजे की बात है कि जहां से मैंने इसको बेचा था कुछ ही दिन पहले, वहां से भी ये स्टॉक 10% बढ़ चुका है। तो इसलिए हमें सबसे अच्छा सबक इस स्क्रीनशॉट से ये मिलता है कि किसी का भी बाइंग और सेलिंग डिसीजन एग्जैक्टली बैंग ऑन नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम हमेशा लोज पे उसको बाय कर सके और बिल्कुल एब्सोल्यूट हाई पे उसको सेल कर सके। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और हर स्टॉक को मल्टी बैगर की नजर से ही परखने की कोशिश करता हूं, बट उसके बाद भी मेरे लिए ये डिसीजन लेना इंपॉसिबल है, या ये प्रेडिक्ट करना इंपॉसिबल है कि मैं जिस प्राइस पे बेच रहा हूं वहां से अब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी नहीं, जैसा कि इसके शॉर्ट से बिल्कुल क्लियरली एविडेंट है। अगर हम टाइम टेक्नोक्लास की बात करें तो इनकी करीब 20 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं जहां पे ये अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। अब सवाल आता है कि 5-5.5 गुना मल्टीप्लाई होने के बाद मैंने स्टॉक को क्यों बेचा। सिंपल सा रीजन है, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, टू इन्वेस्ट इन अ बेटर अपॉर्चुनिटी। मैंने इस स्टॉक को बेच के इसके जो भी प्रोसीड्स से एक नए स्टॉक में इन्वेस्ट करे थे, जिसको मैंने उस पूरी इंडस्ट्री को अपनी मल्टीबैगर वर्कशॉप में डिस्कस भी किया है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो टाइम टेक्नोप्लास्ट हो या कोई भी और कंपनी हो, ग्रोथ सब में होती है, फर्क होता है सिर्फ रेट ऑफ ग्रोथ का। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज ए मल्टीबैगर इन्वेस्टर, मुझे ऐसा लगता है और इसी प्रिंसिपल पे मैं हमेशा चलता हूं कि अगर कंपनी माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है और हम उसकी अच्छी रिसर्च कर सकते हैं तो हम उसकी इनॉर्मस ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं बहुत ही कम समय में, और यहीं से हम अपने पोर्टफोलियो को काफी मजबूती और स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं। इस बात की भी 100% पॉसिबिलिटी है कि मेरा डिसीजन पूरी तरीके से गलत हो सकता है। अगर मैं शायद टाइम टेक्नोप्लास्ट में इन्वेस्टेड रहता तो ये पैसा बढ़ता रहता, और जिस नई कंपनी में लगाए हो सकता है वो कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, बट ये हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं कि कैसे मैं रियल टाइम मार्केट्स में मल्टीबैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूं, तो मेरी वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।